Hello everyone, today we are going to do the part 3 of paper code BPAG 172 Governance Issues and Challenges। ठीक है, ये आज आपका पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आपको वीडियो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो प्लस पसंद आती है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं, वो हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shophindustanknowledge.com, ये हमारी ठीक है वेबसाइट है, आप इस पे जाएं। अब आपका यहाँ पे एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट जब खुल जाएगी तो वहाँ पे क्या आप जो भी आपका पेपर कोड होगा, ठीक है, जैसे कि अभी हम देखेंगे BPAG 172। ठीक है, ये हमारा पेपर कोड है। ठीक है, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट खुल गई है। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे जो भी हमारा पेपर कोड है BPAG 172। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप बाय नाउ करेंगे और आपको गेस्ट पेपर परचेज हो जाएंगे। अगर आपको क्या होता है, हमारी वेबसाइट से लेने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, गेस्ट पेपर को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर क्या है, हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको वहाँ से भी हम गेस्ट पेपर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो अगर आप ये क्लास को, ठीक है, जितने भी हमारी क्लास हुई है अभी तक, और ये गेस्ट पेपर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जामाइन द की चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू बेसिकली टेल द चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, कि गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या हैं। सो फर्स्ट वी विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नेंस। Governance refers to the way government institutions and organizations manage resources, make decision and deliver services to the public. Governance का मतलब क्या है, ये एक वे है ऑफ गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन का अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने का, अपने डिसीजन बनाने का और अपनी सर्विसेज को डिलीवर करने का टू द पब्लिक। ठीक है, गुड गवर्नेंस एंश्योर्स फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। अब जो गुड गवर्नेंस होती है वो क्या इंश्योर करती है, वो फेयरनेस को इंश्योर करेगी, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को इंश्योर करेगी। हाउएवर मेनी कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन फेस चैलेंजेस इन अचीविंग इफेक्टिव गवर्नेंस। यानी कि बहुत सारी जो कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो चैलेंज फेस करती हैं इफेक्टिव गवर्नेंस को अचीव करने का। सो सम ऑफ द की चैलेंजेस आर गिवन बिलो। ठीक है, जो चैलेंजेस हैं गुड गवर्नेंस या फिर इफेक्टिव गवर्नेंस लाने के लिए वो क्या है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज करप्शन। सो करप्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन गवर्नेंस। यानी कि जो करप्शन है, ठीक है, वो क्या है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी गवर्नेंस में। इट अकर्स व्हेन ऑफिशियल्स मिसयूज देयर पावर फॉर पर्सनल गेन सच एज टेकिंग ब्राइब्स और फेवरिंग सर्टेन ग्रुप्स। यानी कि करप्शन कब होता है, जो ऑफिशियल्स होते हैं ना वो अपनी पावर को मिसयूज करते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, जैसे कि वो ब्राइब्स ले रहे हैं, ठीक है, घूस खा रहे हैं या फिर किसी सर्टेन ग्रुप्स को फेवर कर रहे हैं। करप्शन रिड्यूसेस पब्लिक ट्रस्ट, वेस्ट रिसोर्सेस एंड प्रिवेंट्स डेवलपमेंट। यानी कि करप्शन क्या करता है, पब्लिक ट्रस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है, रिसोर्सेज को वेस्ट करता है और डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है। सो इट ऑल्सो मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट्स टू डिलीवर सर्विसेज फेयरली। तो इसकी वजह से क्या है, करप्शन की वजह से जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपने सर्विसेज को फेयरली डिलीवर नहीं कर पाती है। सेकेंड इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स मेकिंग डिसीजंस एंड प्रोसेसेस ओपन एंड क्लियर टू द पब्लिक। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि अपने जितने भी हमारे डिसीजंस हैं या फिर प्रोसेसेस हैं उनको क्लियर करना टू द पब्लिक। ठीक है, व्हेन गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट ट्रांसपेरेंट, सिटीजंस कैन नॉट सी हाउ डिसीजंस आर मेड और हाउ मनी इज स्पेंट। जब हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं तो सिटीजन्स ये देख नहीं पाते कि उनके जो डिसीजंस हैं वो कैसे लिए जा रहे हैं, उनका जो पैसा है वो उसे कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो दिस लीड्स टू सस्पेक्शन, मिसमैनेजमेंट एंड इनएफिशिएंसी इन द पब्लिक सर्विसेज। इसकी वजह से क्या होती है, इनएफिशिएंसी होती है पब्लिक सर्विसेज में। थर्ड इज वीक अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर्स एंड ऑफिशियल्स टू आंसर फॉर देयर एक्शंस। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे,
कि जो लीडर्स हैं ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो ऑफिशियल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो भी उनके एक्शन है उनके आंसर करने के लिए, ठीक है। वीक अकाउंटेबिलिटी अलाउज रॉन्ग डिसीजंस टू गो अनचेक्ड, ठीक है। अगर वीक अकाउंटेबिलिटी होगी तो जितने भी रॉन्ग डिसीजंस होंगे वो अनचेक्ड रहेंगे, ठीक है। विदाउट प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफिशियल्स में इग्नोर पब्लिक नीड्स और मिसयूज रिसोर्सेज हार्मिंग गवर्नेंस क्वालिटी। यानी कि अगर प्रॉपर चेकिंग नहीं होगी, अगर प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे जाएंगे तो ऑफिशियल क्या कर सकते हैं, ठीक है, मिसयूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का, पब्लिक नीड्स को इग्नोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, जो गवर्नेंस क्वालिटी है वो हार्म होगी, ठीक है। फोर्थ इज inefficient public services. Effective governance requires timely and effective delivery of public services like healthcare, education and infrastructure. अब जो effective governance है वो क्या रिक्वायर करती है, वो टाइमली और एफिशिएंट डिलीवरी रिक्वायर करती है पब्लिक सर्विसेज की, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। पुअर प्लानिंग, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज कैन मेक दीज सर्विसेज इनएफिशिएंट। अब मान लो अगर कोई पुअर प्लानिंग कर रहा है या फिर रिसोर्सेज का लैक है या फिर जो ब्यूरोक्रेटिक्स हैं वो डिले कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है, सर्विसेज इनएफिशिएंट बन सकती हैं। सो सिटीजन्स लूज फेथ इन द सिस्टम व्हेन सर्विसेज आर स्लो, कॉस्टली और अनरिलायबल। यानी कि सिटीजन्स अपना जो भरोसा होता है ना वो खो देते हैं सिस्टम पे, जब सिस्टम क्या है, जब सर्विसेज जो हैं वो उसकी स्लो होती हैं, कॉस्टली होती हैं या फिर अनरिलायबल होती हैं, ठीक है। फिफ्थ इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन डिसरप्ट गवर्नेंस। यानी कि अगर बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है या फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी गवर्नेंस डिसरप्ट होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफन लीड्स टू इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, अनसर्टेनिटी इन डिसीजन मेकिंग एंड डिलेज इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, यानी कि अगर गवर्नमेंट बार बार चेंज होती रहेगी तो उसकी वजह से क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज होंगी, अनसर्टेनिटी होगी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, और डिले होगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। इसकी वजह से क्या होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट्स टू प्लान लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस फॉर द कंट्रीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, अब वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपने लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन होते हैं उसको प्लान नहीं कर सकती है अपनी कंट्री के प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। सिक्स्थ इज सोशल इनइक्वालिटी। गवर्नेंस challenges are worsened when different groups in society do not have equal access to resources and opportunities. अब जो गवर्नमेंट के चैलेंज है वो और ख़राब कब होते हैं, वो और ख़राब स्थिति में कब आते हैं, जब बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स और है ना सोसाइटी के, उनको क्या है, इक्वल एक्सेस नहीं मिलता है रिसोर्सेज में और अपॉर्चुनिटीज़ में। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज ऑफन फेस नेग्लेक्ट विच क्रिएट सोशल अनरेस्ट एंड रिड्यूसेस ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। अब जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको ऑफनली इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट क्रिएट होता है और ट्रस्ट रिड्यूस होता है इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। सेवेंथ इज ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। रैपिड ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसेस क्रिएटेड न्यू चैलेंज। यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से और टेक्नोलॉजी एडवांसेस की वजह से भी नए नए चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट नीड टू अडेप्ट क्विकली टू मैनेज इकोनॉमिक चेंजेस, साइबर थ्रेट्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। स्लो अडेप्टेशन कैन रिड्यूस गवर्नेंस इफेक्टिवनेस। यानी कि हमें जो हमारी ये तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसकी वजह से भी नए नए चैलेंज क्रिएट होते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उन्हें रैपिडली अडेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्विकली अडेप्ट करना चाहिए। अगर स्लो अडेप्टेशन करेंगे तो उससे क्या होगी, जो गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो सकती है। नाउ वी विल लुक एट द कंक्लूजन। गवर्नेंस फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस, ठीक है, इंक्लूडिंग करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वीक अकाउंटेबिलिटी, इनएफिशिएंट सर्विसेज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल इनइक्वालिटी एंड रैपिड ग्लोबल चेंजेस। यानी कि ये सारे क्या हैं, उसके चैलेंजेस हैं जो कि गवर्नेंस फेस करती हैं, जैसे कि करप्शन हो गया, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो गया, इनएफिशिएंट सर्विसेज हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे। Addressing these challenges requires strong laws, citizens' participation, ethical leadership, and efficient system. यानी कि इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए क्या है, हमें स्ट्रॉन्ग लॉज की ज़रूरत पड़ती है, सिटीजन के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है, एफिशिएंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। गुड गवर्नेंस एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक ट्रस्ट। गुड गवर्नेंस क्यों एसेंशियल है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको क्लासेस की सारी अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सिविल सोसाइटी, यानी कि इसमें हमें क्या बताना है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बताना है सिविल सोसाइटी पे, ठीक है। So first, globalization refers to the increasing connection and interdependence of countries through trade, communication, technology and culture. Globalization का मतलब क्या है, जो हमारा कनेक्शन इंक्रीज हो रहा है, हमारी इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो रही है कंट्रीज पे थ्रू ट्रेड, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी या फिर कल्चर, ठीक है। इट अफेक्ट्स नॉट ओनली द इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स बट ऑल्सो सिविल सोसाइटी विच इंक्लूड्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स एंड सिटीजन्स हु वर्क टू इम्प्रूव क्वालिटी society. Globalization has both positive and negative impacts on civil society. अब जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को ही नहीं अफेक्ट करता है, बट सिविल सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है, जिसमें कि एनजीओज आते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स आते हैं, सोशल मूवमेंट्स आते हैं और सिटीजन्स आते हैं जो कि सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटी में। So first we will look at some positive impacts. So one major positive effect of globalization is the spread of information. Globalization की वजह से क्या होता है, information spread होती है. With internet, social media and global communication networks, civil society organizations can share ideas, campaigns and knowledge across the countries. यानी कि इंटरनेट की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से, ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की मदद से क्या कर सकते हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, अपने कैंपेन्स को शेयर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट कैन गेन इंटरनेशनल सपोर्ट क्विकली। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन राइट मूवमेंट है तो वो इंटरनेशनल सपोर्ट क्विकली गेन कर सकता है, ठीक है, थ्रू द इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग पार्टनरशिप। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, पार्टनरशिप बिल्ड करने में भी हेल्प करती है। एनजीओज एंड कम्युनिटी ग्रुप्स कैन कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स एंड इवन बिजनेसेस टू सॉल्व सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज। अब जो आपके एनजीओज हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, वो कोलैबोरेट कर सकती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, ठीक है, यहाँ तक कि जो भी जितने भी बिजनेसेस हैं उनके साथ भी, ठीक है, कोलैबोरेट कर सकती हैं टू सॉल्व द सोशल इश्यूज, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैव इंक्रीज्ड बिकॉज ग्लोबल डोनर्स एंड इंटरनेशनल एजेंसीज कैन सपोर्ट लोकल प्रोजेक्ट्स। अब जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी इंक्रीज हो गई हैं, क्योंकि जितने भी आपके ग्लोबल डोनर्स हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी लोकल प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अनदर पॉजिटिव इम्पैक्ट इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है। अब जो और पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि जो सिविल सोसाइटी है दे कैन लर्न फ्रॉम द ग्लोबल एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो सिविल सोसाइटी है वो किससे सीख सकती है, ग्लोबल एक्सपीरियंस से सीख सकती है, बेस्ट प्रैक्टिस से सीख सकती है। फॉर इंस्टेंस, मूवमेंट्स फॉर जेंडर इक्वालिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन वन कंट्री कैन इंस्पायर सिमिलर एक्शन एल्सवेयर। यानी कि मान लीजिए कहीं पे अगर जेंडर इक्वालिटी के लिए मूवमेंट हो रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, किसी भी कंट्री में, तो वो दूसरी कंट्री में भी क्या है उस चीज़ को इंस्पायर कर सकता है। दिस ग्लोबल अवेयरनेस स्ट्रेंथन्स एडवोकेसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन सोशल इश्यूज। इससे क्या होता है, ग्लोबल अवेयरनेस स्ट्रेंथन होती है, ठीक है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है सोशल इश्यूज में। नाउ वी विल लुक एट सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स। हाउएवर ग्लोबलाइजेशन आल्सो प्रेजेंट्स चैलेंजेस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से चैलेंजेस भी होते हैं। वन मेजर प्रॉब्लम इज कल्चरल डोमिनेशन, ठीक है, पहला जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कल्चरल डोमिनेंस। Sometimes global trends or foreign ideas can overshadow local tradition and values, weakening the unique identity of local civil society. यानी कि कल्चरल डोमिनेंस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई ग्लोबल ट्रेंड्स हैं या फिर फॉरेन आइडियाज़ हैं, वो ओवरशैडो कर सकते हैं जो भी हमारे लोकल ट्रेडिशंस हैं या फिर वैल्यूज़ हैं। उसकी वजह से क्या होगी, जो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है किसी भी लोकल सिविल सोसाइटी की, वो वीकन हो सकती है, ठीक है, वो कमज़ोर पड़ सकती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज अनदर इशू। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक दूसरा इशू है ग्लोबलाइजेशन का। While some civil society groups benefit from global connections, others, especially in poorer regions, may struggle to access international resources or compete with larger organizations. मान लीजिए कोई सिविल सोसाइटी है, कुछ तो क्या है बेनिफिट होंगे ग्लोबल कनेक्शन से, बट जो बेचारे पुअरर रीजन्स में रह रहे हैं उनको क्या है, उनको स्ट्रगल होती है टू एक्सेस द इंटरनेशनल रिसोर्सेज और compete with the larger organization. So this can create gaps between well-funded and underfunded groups. तो इसकी वजह से क्या होता है, गैप क्रिएट हो जाता है जितने भी वेल फंडेड है या फिर जो अंडर फंडेड ग्रुप्स हैं उनके बीच में, ठीक है।
ग्लोबलाइजेशन कैन ऑल्सो लीड टू पॉलिटिकल चैलेंजेस। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट्स में प्रायोरिटाइज इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ओवर लोकल सोशल नीड्स, मेकिंग इट हार्डर फॉर सिविल सोसाइटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज इफेक्टिवली। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो प्रायोरिटाइज कर सकती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ओवर द लोकल सोशल नीड्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये सिविल सोसाइटी के लिए हार्ड हो जाता है कि वो इन्फ्लुएंस करें अपनी पॉलिसीज को इफेक्टिवली। So moreover, global corporations can have a significant influence, sometimes pressuring governments in way that can harm the local communities. यानी कि इसकी वजह से local communities भी harm हो सकती हैं. So in conclusion, we can say that globalization has a strong impact on civil society as it opens new opportunities for communication, collaboration and knowledge sharing, but also brings challenges like inequality, culture, influence and political pressure. यानी कि ग्लोबलाइजेशन का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिलता है सिविल सोसाइटी में, क्योंकि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है फॉर कम्युनिकेशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए और नॉलेज शेयरिंग के लिए, बट वो अपने साथ चैलेंजेस भी लाता है, जैसे कि इनइक्वालिटी हो गया, कल्चरल इन्फ्लुएंस हो गया और पॉलिटिकल प्रेशर हो गया। सिविल सोसाइटी मस्ट अडेप्ट टू दीज चेंजेस यूजिंग ग्लोबल कनेक्शन पॉजिटिवली वाइल प्रोटेक्टिंग लोकल इंटरेस्ट, यानी कि उनको अपने लोकल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। So by doing so, it can play a stronger role in promoting social justice, human rights and community development in a globalized way, globalized world, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। Now we will move ahead to the next question. Bring out the key challenges in the use of information technology in governance, यानी कि हमें की challenges बताने हैं, ठीक है, in the use of IT in governance, ठीक है। Information technology has greatly changed the way government works, making processes faster, transparent, and more efficient. However, using IT in governance also comes with several challenges. यानी कि अगर किसी के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो वैसे ही IT को अगर हम गवर्नमेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, हमारे ट्रांसपेरेंट बनती है गवर्नमेंट, एफिशिएंट बनती है, प्रोसेस फास्टर होती है। बट अगर हम जैसे IT को गवर्नेंस के साथ यूज़ करते हैं तो वो किसी चैलेंजेस के साथ भी आती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कम्स विद सेवरल डिफरेंट चैलेंजेस, सो दीज चैलेंजेस नीड टू बी एड्रेस फॉर IT टू बी ट्रूली इफेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो फर्स्ट चैलेंज इज डिजिटल डिवाइड. One of the main challenges is the digital divide, which means that not everyone has equal access to computers, smartphones और internet. डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है कि सारे लोगों को क्या है, इक्वल एक्सेस नहीं है कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का या फिर स्मार्टफोन्स का। बहुत सारे जो रूरल एरियाज होते हैं, पुअर एरियाज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या है, दिस प्रिवेंट्स ऑल सिटीजन फ्रॉम एक्सेसिंग ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, क्रिएटिंग इनइक्वालिटी। उसकी वजह से क्या है, इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सेकेंड इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स. Government data includes sensitive information about citizens such as personal records, tax detail and health data. अब जो गवर्नमेंट का डेटा होता है ना, उसमें हमारे जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनका हमें क्या देखने को मिलता है, पर्सनल रिकॉर्ड्स देखने को मिलता है, टैक्स डिटेल देखने को मिलते हैं, हेल्थ डेटा देखने को मिलता है। तो यूजिंग IT मेक्स दिस डेटा वल्नरेबल टू हैकिंग, फिशिंग एंड साइबर अटैक्स। यानी कि अगर हम IT को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो वल्नरेबल होगा टू द हैकिंग, फिशिंग एंड साइबर अटैक्स. Ensuring strong cyber security is a major challenge for the governments worldwide. यानी कि स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी एक मेजर चैलेंज है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए फॉर द वर्ल्ड वाइड. थर्ड इज लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स. इफेक्टिव यूज ऑफ IT इन गवर्नेंस रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सनल हु कैन मैनेज टेक्नोलॉजी एंड डेटा एफिशिएंटली. यानी कि अगर हमें IT का इफेक्टिव यूज़ लाना है गवर्नेंस में, तो उसके लिए हमें स्किल्ड पर्सनल की ज़रूरत होती है, जो कि टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सके और डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सके. In many government departments, employees may lack technical knowledge or training to use modern IT tools. यानी कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के क्या देखने को मिल सकता है हमें, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें टेक्निकल नॉलेज की लैक है, ठीक है। दिस स्लो डाउन द अडॉप्शन ऑफ डिजिटल सोल्यूशन. इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे डिजिटल सोल्यूशन है उसका अडॉप्शन में हमें स्लो डाउन देखने को मिलता है, ठीक है। फोर्थ इज हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. Setting up IT system in government requires a large investment in hardware, software, maintenance and training. यानी कि इसमें क्या है, बहुत सारा खर्चा भी होता है, ठीक है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हार्डवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, मेंटेनेंस होती है, ट्रेनिंग होता है, ठीक है. सो डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन फेस बजट्स कॉन्स्ट्रेंट, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट IT प्रोजेक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल. तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए क्या होता है, एक बजट कंस्ट्रेंट क्रिएट होता है
तो इसकी वजह से डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए आईटी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना ऑन द लार्ज स्केल। फिफ्थ इज रेजिस्टेंस टू चेंज। Many government employees are used to traditional methods of working. Introducing IT often faces resistance due to fear of job loss, unfamiliarity, or hesitation to adopt new methods. Overcoming this resistance is necessary for successful e-governance. यानी कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से ही यूज टू है, ठीक है। पर जैसे जैसे हम नए नए आईटी जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं आईटी को गवर्नेंस में, तो उससे क्या होता है उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है ड्यू टू जॉब लॉस के फेयर की वजह से, अनफेमिलियरिटी की वजह से, हेजिटेशन टू अडॉप्ट द न्यू मेथड्स, ठीक है। तो जब हम इन सारे को ओवरकम कर लेते हैं तो इट इज़ नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल ई गवर्नेंस। सिक्स्थ इज डेटा प्राइवेसी इशू। सो विद आईटी गवर्नमेंट्स कलेक्ट अ लॉट ऑफ सिटीजन डेटा। यानी कि आईटी की मदद से क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं सिटीजन्स के। सो प्रोटेक्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड यूजिंग इट एथिकली इज अ चैलेंज। यानी कि इस इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना और उसे एथिकली यूज़ करना भी एक चैलेंज है। डेटा प्राइवेसी लॉज मे नॉट ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग। अब जो डेटा प्राइवेसी लॉज हैं वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग क्या पता ना हो और अपडेटेड ना हो, जिससे कि इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ मिसयूज, ठीक है। मिसयूज का जो रिस्क है वो हमेशा ही रहता है। सेवेंथ इज इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्वर सिस्टम्स आर एसेंशियल फॉर आईटी इन गवर्नेंस। यानी कि हमारे लिए क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और सर्वर सिस्टम क्या है, एसेंशियल हैं अगर हमें आईटी लाना है गवर्नेंस में। इन मेनी रिमोट और अंडर डेवलप्ड एरियाज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन डिसरप्ट सर्विसेज रिड्यूसिंग एफिशिएंसी। यानी कि बहुत सारे जो रिमोट एरियाज़ हैं या फिर अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उससे क्या होगी, सर्विसेज रिड्यूस होंगी, ठीक है, सर्विसेज को डिसरप्ट होगा, ठीक है, और एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। एट्थ इज लीगल एंड रेगुलेटरी इशूज। द यूज ऑफ IT रिक्वायर्स क्लियर लॉज एंड regulations about electronic transaction, digital signatures, and online records. Many countries face delays in updating legal frameworks to match rapid technological changes. ठीक है, अब हमें अगर IT यूज़ करना है तो उसमें क्लियर हमें लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं या फिर ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हैं, उनको मैनेज कर सकें। बहुत सारी कंट्रीज़ क्या है इसमें डिले को फेस करती हैं जब वो अपने जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उसको अपडेट नहीं करती हैं, ठीक है। सो इसका कंक्लूजन देखते हैं। वाइल IT हैज़ द पोटेंशियल टू मेक गवर्नेंस मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस इज क्रूशियल। यानी कि IT के पास क्या है, बहुत पोटेंशियल है कि हमारी गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बना सके, बट इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करना भी बहुत क्रूशियल है। गवर्नमेंट्स नीड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, स्किल्ड पर्सनल की ज़रूरत है, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो, ठीक है, टू मेक IT इन गवर्नेंस सक्सेसफुल, ठीक है। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, आप इसको पूरा पढ़ लें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।